सास चाहती है अपनी इज्जत बिना किसी सवाल के, और बहू चाहती है अपना स्पेस बिना किसी रोक टोक के। है कि सास और बहू का रिश्ता है वो काफ़ी ट्रिकी भी होता है, बट एट द सेम टाइम उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं। आपको पता है लोगों की स्माइल भी कंटेजियस होती है, तो ये रिलेशनशिप भी ऐसी कंटेजियस होती है। जब आप बहुत स्ट्रेन होते हो तो सामने वाला आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एंड वो भी वैसा ही बिहेव करता है। छोटी छोटी बातों में आई ऑनेस्टली फील कि ऐसा लगता है नई बहू को कि भाई मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, मुझे तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। आप किसी इंसान को 3 तरीके से समझ सकते हो, या तो 14 साल किसी बंदे के साथ बिताओ, या फिर आप उसके साथ ट्रेवल करो, और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सोच है, आपको पता है मैंने कई रिलेशनशिप ऐसे भी देखे हैं जो आप 10 इयर्स के लॉन्ग टाइम लिव इन रिलेशनशिप और उनमें रहते हो, और उसके बाद जैसे ही शादी होती है विद इन 1 मंथ उनकी शादी टूट जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड जिसका नाम है लेट्स अग्री टू डिसअग्री। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन्हीं सब रिलेशनशिप्स का जो हमारे दिल के बहुत करीब है। और ये आज का स्पेशल एपिसोड हम लोग लाए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने हमें पर्सनली डीएम करा है, मैसेजेस करे हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करा जाए। तो आइए आज बात करते हैं हर एक ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो और उनमें होने वाले डिसएग्रीमेंट्स के बारे में और उनको सॉल्व कैसे किया जाए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं हूँ शिल्पी। अब इन रिश्तों के बारे में हम बिल्कुल सच्चाई से बात करेंगे, बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी सरकाज़्म के, क्योंकि हर रिश्ता एक कहानी कहता है और हर एक कहानी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। आज हम उन हर एक रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जहाँ प्यार भी होता है, टकरार भी होता है, कभी कभी टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आज हम हर एक रिलेशनशिप को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि आपका वो अपना हो, उसको कैसे सॉल्व करा जाए। बट व्हाट इज़ द कोर? इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज लव। शिल्पी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि सास और बहू का रिश्ता है वो काफ़ी ट्रिकी भी होता है, बट एट द सेम टाइम उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ट्रिकी ज़रूर होता है, बट अगर रिश्ते में सच्चाई है, नीयत साफ है, और आप सच में उसको इवॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो, तो डेफिनेटली रिश्ता सुलझने में देर नहीं लगती। मैं आपको अपनी फ्रेंड आलिया का एग्जाम्पल देती हूँ। सास और बहू बातें कर रहे हैं, बड़ा कोल्ड वॉर सी चलती थी, बड़ा एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते थे अपने एक दूसरे को। बट एक दिन उसने कुछ आलू की सब्ज़ी बनाई, और उसमें शायद तेल ज़्यादा हो गया था या नमक ज़्यादा हो गया था। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी सास मुझे कुछ बोलेगी और कुछ करेगी, एंड व्हाट हैपेंड इज़ उन्होंने आगे से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी पहली रसोई के टाइम तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा घर जला दिया था। Oh, really? That's amazing. एंड दैट वाज, शी वाज सो स्वीट, एंड शी, दैट वन लाइन वाज whole acceptance. At the same time she was trying to show affection towards her. आई थिंक दैट मस्ट बी एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो इसी को ही आइस ब्रेकिंग मोमेंट बोला जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से आपको शुरुआत करनी होती है टू ब्रेक द आइस एंड टॉक इट आउट, टॉक टू ईच अदर। मुझे लगता है कि बहू को बेटी समझना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना आजकल बना दिया गया है। एक दूसरे का पर्सपेक्टिव आप दोनों को ही समझना है। आपकी इस एक लाइन में अफेक्शन भी है और साथ में एक्सेप्टेंस भी। आपकी इस बात से एक और क्वेश्चन आया है जो कि हमारे व्यूअर के क्वेश्चन से भी लिंक्ड है कि ये क्यों एक्सपीरियंस करा जाता है घरों में? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये चीज़ लोगों को दिखती है कि ये होता है, बट ये होता क्यों है? दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाती हूँ ये। आपका कहने का मतलब है कि इसमें कोई पैटर्न होता है? बिल्कुल, इसमें एक पैटर्न होता है। जब किसी की भी शादी होती है और जब नई बहू घर में आती है, तो नई बहू अपने साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लाती है। एट द सेम टाइम एंग्जाइटी भी होती है उसे, बट उसे एक होप होती है कि उसे एक नई फैमिली मिल रही है, एक नई मदर मिल रही है, बहुत सारे नए रिलेशनशिप मिल रहे हैं। उसको वो कैसे मैनेज करेगी, और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि एवरीथिंग विल बी गुड, राइट? एंड
एट द सेम टाइम जो सास है या आप हर फैमिली मेम्बर को ले लो, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई हम तो अपने घर बेटी ला रहे हैं, ये हमारी बेटी जैसी है। आपने लोगों से सुना भी होगा, बड़ी कॉमन लाइन है कि हम तो बेटी ला रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हर किसी में एक्सपेक्टेशंस तो होती है, बट कोई उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। इनिशियली आप देखोगे आइस ब्रेक होने में टाइम लगता है, एंड आप समझ लो 3 महीने तक, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक यही चलता है कि लोगों में एक्सपेक्टेशन होती हैं। दैट इज़ अ रोजी पीरियड फॉर देम। नई बहू घर में आई है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, लोगों से मिलना है, एंड दैट गोज़ वेल। बट स्लोली स्लोली आप जब डिस्कस नहीं करते हो अपनी एक्सपेक्टेशन को, वहाँ से डिस्टेंस होना शुरू होता है। ये तो आपने रोजी पिक्चर के साथ कुछ कुछ टीदिंग इश्यूज डिस्कस करे हैं, बट एक्चुअल पिक्चर जहाँ से शुरू होती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा देविका आपने। इसमें क्या होता है कि उसके आफ्टर 3 मंथ्स बहू थोड़ी सेट होने लगती है। शी फाइंड्स रिदम इन द हाउस, शी फाइंड्स अ प्लेस, शी ट्राइज टू मेक हर ओन प्लेस इन द हाउस। स्लोली स्लोली मदर इन लॉ फील्स लॉस ऑफ कंट्रोल। मैं उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ कि अब पिछले 20 सालों से मदर इन लॉ अपना घर चलाते आ रही है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। बट सडनली कोई नई बहू आती है, आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है कि शी इज़ गेटिंग, now she is trying to make some decisions, she is involving in her, she is trying to say her point of view, because वो दूसरे घर से आई है तो कई बार मैच भी नहीं होती चीज़ें, but still she has to acknowledge also. So this is where the conflict arise. उस टाइम बहू को ऐसा फील होता है कि वो जज हो रही है, और सास को ऐसा फील होता है कि वो रिप्लेस हो रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, सास चाहती है अपनी इज्जत बिना किसी सवाल के, और बहू चाहती है अपना स्पेस बिना किसी रोक टोक के। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है आपने यहाँ पे। सो बहुत सारे रिश्तों में ये देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाती है। यू डोंट एक्सपेक्ट फॉर अ चेंज, यू जस्ट टॉक थ्रू योर हस्बैंड और योर बेटा, एंड देर इज़ अ पीस बट देर इज़ नो क्लोजनेस। अब आपस में शिकायतें नहीं होती, अब सिर्फ बातें होती हैं दूसरों के थ्रू। चाहे आप अपने बेटे को कहते हो कि बहू को बोल दो, या आप अपने पति को कहते हो कि अपनी मम्मी को बोल दो। इसमें क्या होता है कि वो बेटा भी बेचारा फंस जाता है। आपको ये बात सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से खुद कुछ मदर इन लॉज है और कुछ डॉटर इन लॉज है, और उनका हमारे चैनल पे डीएम आया है कि जो सामने वाला इंसान है वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन देविका, एंड दिस इज़ नॉट न्यू टू मी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि ये हो क्यों रहा है, हमारे घर में ऐसा चल क्यों रहा है। द फर्स्ट इज जनरेशनल ट्रॉमा। आई वुडंट से इट्स अ ट्रॉमा, बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़। जब वो अपने टाइम पे बहू थी, तब वो जिस तरीके से आई थी, मतलब पुराने टाइम पे बड़ा नॉर्मल होता था कि बहू घर पे आती थी, बहू सब कुछ एकदम से संभालती थी, एंड उनकी सास उनसे जिस तरीके से भी बिहेव करती थी। अब क्या होता है कि जब इनकी बहू घर पे आती है, तो वो सोचती हैं कि मेरी बहू सेम करे जो मैं कर रही थी अपने टाइम पे। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना। टाइम बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, और सास अभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है कि मुझे इसके संग चेंज होना पड़ेगा। तो एक जनरेशनल ट्रॉमा होता है कि मैंने भी तो ये किया है, वो क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो ये करती थी, आज की आई हुई ये नहीं कर पा रही। सेकेंड आई वुड से इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस। अनइंटेंशनली भी सास को ये फील होने लगता है कि शी इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द सन एंड इन द हाउस, क्योंकि अब उसको किसी और का भी डिसीजन इन्वॉल्व करना पड़ रहा है अपने डिसीजन के साथ। ये काफी वैलिड पॉइंट है। और तीसरा मैं बोलूँगी पॉसेसिवनेस, क्योंकि आपने इंडिया में बहुत सारे बेटों को देखा होगा, दे आर ममाज बॉय, एंड ऑनेस्टली हमारी फैमिली में भी है। बट एक चीज़ होती है कि हर बेटे को लेके एक माँ में हमेशा से बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस होती है। जैसे फादर डॉटर का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही मदर और सन का। वी ऑल नो दिस, एंड इट लुक्स लाइक बहू टुक्स हिम अवे, दिस इमोशनल ट्रायंगल ruins ट्रस्ट। अब मैं बात करूंगी बहू की। बहू
नए घर से आती है और बहू नए थॉट्स लाती है, राइट? अब उसे लगता है कि जो मैं नई मॉडर्न सोच के साथ आई हूँ वो मेरी फैमिली अडॉप्ट कर ले, बट बहू के सोचने में ये डिफरेंस होता है कि वो जिस भी मॉडर्न थॉट के साथ आई हो, आपकी फैमिली उस जगह पे कई सालों से है और एक तरीके से रन कर रही है, और सडनली यू वांट टू कम एंड चेंज एवरीथिंग. This does not work anywhere. I mean, in office, in real life, it does not work. We have to understand that change happens slowly. आप कुछ उनकी कहो, कुछ अपनी मनवाओ, स्लोली स्लोली यू पुट योर थिंग्स, एंड जहाँ आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रही है, वहाँ टॉक इट आउट. बट क्या होता है कि हम बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपनी बात बोलना चाहते हैं. इन लॉट ऑफ रिलेशनशिप यू विल सी नाउ डेज, हम सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझना चाहते. एंड दैट्स व्हाट न्यू जनरेशन इज. आपको अपना पॉइंट रखना ही है और दूसरे का पॉइंट समझना भी है. और जैसे डॉटर इन लॉज है, वो कभी कभी आउटसाइडर भी फील करती हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? वेरी गुड पॉइंट. डॉटर्स आउटसाइडर इसलिए फील करती हैं क्योंकि जब वो पुराने घर से आती हैं तो वो एक तरीके की लाइफ जी रही होती हैं. जैसे ही वो नए घर में आती हैं उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ सब डिफरेंट होता है. चाहे आप वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन फैमिली में चले गए हो, चाहे आप शॉपिंग करना, आपकी फैमिली को शॉपिंग करना जाना इतना पसंद नहीं हो, या मूवी देखना वो इतना नहीं पसंद करते हो, चाहे आपके घर में मेड आती हो बट ये अपने आप अपना काम करना पसंद करते हो. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनके लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है. और वहाँ जब आप अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हो, दैट टाइम बहू फील्स शी इज़ लेफ्ट आउट, शी इज़ आउटसाइडर, बिकॉज आप अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जैसे पहले करते थे. And this is psychological, I would say. It's a very valid thought, but at the same time you have to be mature enough to think wisely that इस relationship को कैसे वर्क किया जाए. ये जो आपने अभी डिस्कस किया, ये है घर के तौर तरीकों से. और एक चीज़ और होती है कि डिसीजन मेकिंग. पहले जब आप अपने पेरेंट्स के घर में देखें तो वहाँ पे डिफरेंटली डिसीजंस लिए जाते थे, आपको इन्वॉल्व किया जाता था बहुत सारी चीज़ों में. नहीं, फिर आप बड़े हुए, इंडिपेंडेंट हुए, आपने अपने डिसीजंस खुद लिए बिकॉज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. जब आप एक नए घर में एंटर करते हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है उन्होंने इतने सालों से अपने तरीके से डिसीजन लिए हैं, फाइनेंशियली, मॉनेटरी, इमोशनली. आपको वो कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं और किस हद तक इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बड़ी अच्छी परसेप्शन है, इसमें बड़ी अच्छी थॉट है कि जब बहू आती है, आप यंग होते हो, राइट? और बहू पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि आप नए घर से आए हो, आपके तौर तरीके अलग थे, आप नए घर से, तो एक ट्रस्ट इशू होता है. आपको ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, राइट? या तो नई फैमिली के अंदर ये फीलिंग हो कि भाई वो जो भी डिसीजन लेगी वो सही ही लेगी, देन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. सो जो बहू आई है वो कितनी समझदार है, उसकी मेच्योरिटी लेवल टाइम के साथ पता चलेगी, राइट? सो एट दैट मोमेंट they avoid saying her anything. They try to see कि how much she can manage, and slowly she gets involved. But छोटी छोटी बातों में I honestly feel कि ऐसा लगता है नई बहू को कि भाई मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, मुझे तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. बट आपको वो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है अपने हर रिलेशनशिप के साथ, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो अपने देवर के साथ हो, चाहे अपनी ननद के साथ हो. यू हैव टू ऑलवेज बिल्ड ट्रस्ट. आई नो इट्स वाइसी वर्सा, क्योंकि अगर बहू वेलकम फील करेगी तो ही वो भी ऐसे इतने एफर्ट्स करेंगी. और एक बहू को भी ये दिखाना पड़ेगा कि शी इज़ ट्रस्ट वर्दी, शी कैन हैंडल थिंग्स. Then they will trust her and they will include her in decision making. जब बहू एक नए घर में एंटर कर रही होती है तो उस घर में लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है थोड़ी बहुत कि एक
ये हमारे तौर तरीकों के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करे, राइट? उसमें कहीं ना कहीं ये समझ होनी चाहिए कि वो हमारे तौर तरीके अपनाए। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो बहू इस एक्सपेक्टेशन के साथ आती है कि मैं नए घर में एंटर कर रही हूँ, दे हैव टू वेलकम मी एज अ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा मेरे हिसाब से। तो बिकॉज आजकल की सोच ऐसी है कि इतना एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा लोगों से। तो ये एडजस्टमेंट इश्यूज क्यों हो रहे हैं, लोग इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से क्यों आ रहे हैं? सिंपल है देविका। आई थिंक जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोग बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आपको पता है मैंने कई रिलेशनशिप ऐसे भी देखे हैं जो आप 10 years के लॉन्ग टाइम लिव इन रिलेशनशिप और उनमें रहते हो, और उसके बाद जैसे ही शादी होती है विद इन 1 month उनकी शादी टूट जाती है, दे गेट डिवोर्स्ड। बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि वंस यू आर bond with this whole family, you have to accept everything, and you are coming from totally big different background, and you have to understand that it takes time to get involved in each and every single thoughts and things। क्योंकि आपके घर में जब आपकी शादी होती है आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जब शादी होती है तो बड़ी रोजी पिक्चर होती है, बड़ा अमेजिंग सीन होता है, बिकॉज आपकी जब शादी हुई है सब खुश होते हैं, सब एक्साइटेड होते हैं। स्लोली स्लोली द चैलेंजेस किक्स इन, और वहाँ आती है सबकी सोच, सबकी परसेप्शन। एक बड़ी अच्छी थॉट है जावेद अख्तर जी की। वो कहते हैं कि आप किसी इंसान को 3 तरीके से समझ सकते हो, कि आप या तो 14 साल किसी बंदे के साथ बिताओ, या फिर आप उसके साथ ट्रैवल करो, और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट सोच है कि जब वो बंदा गुस्से में होता है या टफ टाइम में होता है तब उसे देखो कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन फैमिली ऑल्सो। आई बिलीव मैंने उसको लिंक करके देखा और मुझे लगा बड़ा सही कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप लाइफ के चैलेंजेस साथ में फेस नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, वो नई बहू कैसे रिएक्ट कर रही है। दिस इज़ व्हाट द थॉट्स आर, कि ये एडजस्टमेंट इशू इसलिए आते हैं। गलीट अटलस की एक बुक इमोशनल इनहेरिटेंस ये कहती है, हाउ इमोशनल पेन always passed on by generation to generation in women's। So सास बहू की प्रॉब्लम पर्सनल कम और इंसेस्ट्रल ज़्यादा होती है। शिल्पी, आपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और डिटेल में समझाया कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसके फेजेस को बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक उससे प्रॉब्लम को जो आपने छोटे छोटे स्टेप्स में जैसे ही ब्रेक डाउन किया, तो प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ आने लगी है कि एक्चुअल में क्या होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, बिकॉज आप हमेशा क्या देते हैं कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्लस साइंस बेस्ड रिसर्च। तो हम चाहेंगे कि आप इसी फॉर्मेट में हमें सॉल्यूशंस भी बताएं। बिल्कुल देविका, यहाँ पे मैं पहले तारीफ करना चाहूँगी उन उस सास की जिसने कितने ही सालों तक अपने घर को इतने अच्छी तरीके से संभाला, और इतने अमेजिंगली उन्होंने सब कुछ अकेले मैनेज किया, सब कुछ बहुत अच्छे से वेलकम किया, सारी सिचुएशंस को अकेले, नॉट अकेले मतलब कुछ लोग फैमिलीज़ में भी करते हैं, और बहुत अच्छे से हर सिचुएशन को संभाला। सो दैट इज़ प्रेज वर्दी, बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और उन च- उन चैलेंजेस के बाद आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत चेंज हो जाती है, आपकी पर्सपेक्टिव ऑलरेडी बहुत चेंज हो जाते हैं। सो आई रियली अपलॉड इंडियन वुमेन्स, रियली रियली, बिकॉज दे हैव लॉट मोर चैलेंजेस देन एनी वन एल्स। या एंड सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मदर इन लॉ की जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इट्स जस्ट लाइक आपको खुली बाहों से किसी नए बंदे का वेलकम करना है, और आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव हटा के सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो तो आपकी इज्जत और बढ़ जाती है, यू नो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहू भी बहुत ज़्यादा प्रेजवर्दी होती है। इट्स रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज
कि आप किसी नए घर पे आ रहे हो अपना सब कुछ छोड़ के, और आपकी मेंटल सिचुएशन उस टाइम पे ये होती है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनको हर रोज़ एक नए टेस्ट भी पास करने होते हैं, चाहे वो कुकिंग स्किल्स हो, चाहे वो कोई डिसीजन मेकिंग हो, या फिर अपने रिलेटिव्स को खुश करना हो। सास कभी आपकी माँ की जगह नहीं ले रही। इट्स जस्ट लाइक वो एक नया रोल निभा रही हैं, आपकी लाइफ में एक नया स्पेस क्रिएट कर रही हैं। सो बहू को भी खुली नज़रों से, खुले पर्सपेक्टिव से ये भी सोचना पड़ेगा कि देयर इज़ समवन न्यू इन माई लाइफ हु विल गिव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शिल्पी, आपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और डिटेल में समझाया कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसके फेजेस को बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक उससे प्रॉब्लम को जो आपने छोटे छोटे स्टेप्स में जैसे ही ब्रेक डाउन किया, तो प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ आने लगी है कि एक्चुअल में क्या होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, बिकॉज आप हमेशा क्या देते हैं कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्लस साइंस बेस्ड रिसर्च। तो हम चाहेंगे कि आप इसी फॉर्मेट में हमें सॉल्यूशंस भी बताएं। ये बात बहुत अच्छी अमेजिंगली पूछी आपने कि इनका सॉल्यूशन क्या है। आपको पता है साइंस का भी इस बारे में बहुत सारे साइंस बैक थ्योरीज हैं जो आपको बताती है कि आपका ऐसा बिहेवियर क्यों होता है और इस बिहेवियर को चेंज कैसे किया जाए। जैसे फर्स्ट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जो हमारे दिमाग को के पुराने पैटर्न्स को तोड़ के नए पैटर्न्स बनाती है, नए बिहेवियर बनाती है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर शेयर्ड रिचुअल्स की तरह स्टार्ट करते हो, लाइक संग में चाय पी लो या वॉक पे साथ पे चले जाओ, तो ये चीज़ें दिमाग को एक सिग्नल देती है कि ये रिश्ता सेफ है और हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यू विल फील ऑटोमेटिकली द बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर लव्ड वंस। सेकेंड वन इज़ मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन में क्या होता है कि आप जो भी इमोशन दिखाते हो सामने वाला वही अब्जॉर्ब करता है। यू नो हम अगर मैं आपसे पोलाइटली बात कर रही हूँ तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आप भी वैसे ही बिहेव करोगे। आपको लगेगा ये पोलाइटनेस में बात कर रही है, आप गुस्से से तो नहीं जाके बिहेव करोगे, राइट? तो द सेम थिंग इज़ जब आप बहुत कूल और काम वे में बातें करते हो तो अपने आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है एंड यू फील रिलैक्स्ड एंड यू टॉक नॉर्मली, राइट? राइट। हम सामने वाले के इमोशंस को अब्जॉर्व करते हैं। सो जभी भी आप अपनी सास से या अपनी बहू से बात कर रहे हो, यूज़ विद द पॉजिटिव वर्ड्स। मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहू जैसी है, दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग, इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप। थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये पैटर्न चलता रहता है कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मुझसे तो ये नहीं हुआ, सामने वाला ही ऐसा कर रहा है, राइट? दिस इज़ ऑलवेज, आई मीन दिस इज़ वेरी नेचुरल दैट लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है। बट ब्रेक दिस पैटर्न, चेंज इट एंड create a day or a time when you are speaking with the other one very normally without judgment, and वहाँ start होती है एक bonding। क्योंकि I'll give you an example, how to start bonding is the first you create a moment जब आप फ्रीली अपनी सास से या अपनी बहू से नॉर्मली बात करते हो विदाउट जजमेंट के कि एंड यूज़ आई स्टेटमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आई स्टेटमेंट का यूज़ करें। मुझे ऐसा फील हुआ, आज ये हुआ था, उस दिन ये बात हुई थी, अरे मुझे तो ऐसा लगा। ऑलवेज यूज़ आई स्टेटमेंट। उससे क्या होता है सामने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपको कैसा फील हुआ और आप हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो। फोर्थ वन इज़ इमोशनल कंटेजियन। आपको पता है लोगों की स्माइल भी कंटेजियस होती है। यस, अगर आपके सामने कोई बहुत हंस रहा है, बहुत खुश है, तो आप अपने आप ही बहुत चीयरफुल और बहुत खुश फील करोगे और आप सामने वाले से भी ऐसा ही बिहेव करोगे। तो ये रिलेशनशिप भी ऐसी कंटेजियस होती है। जब आप बहुत स्ट्रेन होते हो तो सामने वाला आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है एंड वो भी वैसा ही बिहेव करता है। आप देखना कभी भी आप कोई गुस्सा होता है तो आसपास की सारी इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत ऐसे टेंस्ड हो जाती है। एंड अगर वहीं आपके सामने कोई
खुश बच्चा है, खेल रहा है, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी चीयरफुल। तो आप सामने वाले को वही एनर्जी दो जो आप लेना चाहते हो, राइट? सो इट्स ऑलवेज लाइक आप बहुत अच्छे से स्माइल करके, या स्माइल ना भी की जाए तो बहुत नॉर्मली काम एंड कंपोज वे में बात करते हो, तो सामने वाला उस चीज़ को अपने आप अब्जॉर्ब करके आपसे वैसे ही बिहेव करता है, उनकी भी टोन नीचे हो जाती है, दे फील काम एंड कंपोज। लाइक एन इमोशनल इन्फेक्शन। ओके, दैट्स रियली न्यू फॉर मी। फिर और क्या क्या होता है? और इसमें आप इमोशनल कंटेजियन में आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले लो कि आपने अपनी मदर इन लॉ को एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किया, अरे मम्मी ने तो ये बहुत अच्छा बनाया, ये बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छा डेकोरेट करती है। या आपने अपनी बहू के लिए ये बोला कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी के हाथ की चाय पीना पसंद करती हूँ। छोटी सी बात है, राइट? आई अगेन नो। एंड अगेन। फिफ्थ वन इज इमोशनल इनहेरिटेंस। गैलेट एटलस एक साइकोलॉजिस्ट है, एंड ही सेज कि हम सिर्फ अपने जीन्स ही कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, अपनी इमोशन भी इनहेरिटेंस में लेके आते हैं। यस, क्योंकि जब भी हम पीछे अपने पिछले वाली जनरेशन को जैसे देखते हैं, आप देखना स्लोली स्लोली आप वैसे ही बनते जाते हो। तो हमें वो पैटर्न ब्रेक करना होता है बेसिकली। एंड जो भी हमारे पुराने रिलेशनशिप कितने भी स्ट्रेन रहे हों, वी नीड टू चेंज इट, एंड वी नीड टू सी लुक फॉरवर्ड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज चेंजिंग और रिलेशनशिप्स आर इवॉल्विंग, राइट? हमें भी उसके हिसाब से इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सोचने वाली बात बोली है आपको। अगर मैं सोचूं तो आप आई कैन एक्चुअली कनेक्ट द डॉट्स विद व्हाट यू आर सेइंग। Exactly. And don't wait for others to apologize. This is so common कि हम वेट करते हैं, उसने वो गलती की थी, मुझे तो सॉरी नहीं बोला। Don't wait for it. Just, normalize your relationship. It's not for others, but it's for your own peace. Because जब आप पीस में होगे तो आप सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाओगे। सिक्स्थ वन इज़ पॉलीवेगल थ्योरी। हमारे दिमाग में एक नर्व होती है, वेगल नर्व। वो हमारे दिमाग का काम होने का सेंटर है। लेट्स से इट लाइक दिस, वो वहाँ हमारा दिमाग काम होता है, एंड हम बहुत सुकून से फील करते हैं। अब क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें जब साथ में करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ जैसे पूजा साथ में कर ली, चाय साथ में पी ली, या एक टीवी सीरियल सास बहू ही साथ में देख लिया, तो उसमें भी आपके दिमाग को एक सुकून मिलता है कि आप सेफ स्पेस में हो, ये आपके अपने रिलेशनशिप है, और आप हैप्पी स्पेस पे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये छोटी छोटी शेयर्ड चीज़ें साथ में करो, जिससे आपको बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है और आप सामने वाले से कनेक्शन फील करते हो। एंड सेवेंथ वन इज़ पॉजिटिव री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप किसी भी जगह पे पब्लिक स्पेस में कहीं भी अगर छोटी छोटी तारीफ कर दो, छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोल दो, दैट ऑल्सो गिव्स वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। बिकॉज छोटी सी बात है कि अ, मेरा तो इसके बिना मन ही नहीं लगता, शी इज़ सो चर्पी, या फिर इसके बिना तो घर सूना हो गया है, या फिर अरे मेरी मदर इन लॉ यहाँ थी तो मुझे सब सिखा देती थी, अभी तो मुझसे हो नहीं रहा अकेले, छोटी छोटी। एग्जैक्टली, मुझसे छोटी चीज़ें हैं जिस जिस काम को आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हो उनके बिना। सो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स से आई थिंक दैट वर्क्स, बिकॉज फोकस ऑन वैल्यू नॉट हैबिट्स। अब वो क्या करती हैं वो उनकी हैबिट है, बट वैल्यू क्या करता है आपका रिलेशनशिप। यू ऑल नीड लव, रिस्पेक्ट, एंड यू शेयर द सेम बॉन्ड विद द सेम पर्सन, योर बेटा, योर पति, या सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे जज ना बनाया जाए, उसे एक बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। आई थिंक जो ये इमोशनल बैगेज हम लोग कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, अगर हम ये स्टेप्स आपके बताए हुए फॉलो करे जाए, बिकॉज अगर कोई मुझे ज्ञान की बातें बोलता है तो मैं तब बिलीव नहीं करती, पर अगर लॉजिकल रीजनिंग और सेफ स्पेस क्रिएट करना, बिकॉज
आप देखिए ना, इससे क्या होता है कि आपका घर का माहौल कितना बदल जाता है, आपके बच्चे खुश रहने लग जाते हैं, उनकी आप प्रोग्रेस देखिए आपके वर्क में, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन द हाउस। आपसे मैं अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बहुत घरों में ना बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी टूट चुके हैं, लोग अलग होने की बातें कर रहे हैं। आई I मीन mean, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उसको कैसे बचाया जाए, अगर सिंपल टर्म्स में आपसे पूछूं तो? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है या टूटने के कगार पे है, रिलेशनशिप इतनी बदल चुकी है, कई लोग कहते हैं कि टाइम विल हील। नहीं, टाइम से दूरियां और बढ़ती हैं। द ओनली वे टू हील दैट इज टॉक। मतलब लगेगा मैं क्यों बात करूं, राइट? बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू विल टॉक एंड दैट एंड इट शुड बी अ साइलेंट रीसेट विदाउट फेकिंग इट। रियली आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, जस्ट बिहेव नॉर्मली। आफ्टर सम टाइम सामने वाला भी, अगेन जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा, कि आफ्टर सम टाइम सामने वाला सेम एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और सेम वे में सोचेगा कि ये रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, चलो मैं भी एक स्टेप आगे लेता हूँ। तो दिस इज ऑलवेज द थिंग कि आप उस टॉपिक पे बात किए बिना किसी ऐसे मैटर पे पूछ लो, जैसे छोटी सी बात, मम्मी चाय बना रही हूँ, चीनी कितनी कम रखूँ? आई नो पीछे कुछ हुआ है, मन में सबके है, बट अगर बिना ताना मारे अगर आप एक लाइन कहो तो सामने वाले को ये फील होता है कि अब सब नॉर्मल होने की कोशिश हो रही है, लेट्स नॉट क्रिएट अनदर हैवक, राइट? और दूसरा, छोटी छोटी खुशियों में साथ होना या साथ प्रेजेंट रहना भी ये फील कराता है कि आप रिलेशनशिप में चेंज चाहते हो, आप वापस से उसे बदलना चाहते हो, राइट? जैसे बर्थडे पे जाना या छोटे से बर्थडे पे केक मंगा देना, किसी रिचुअल में खड़े हो जाना साथ में, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है जो ईगो डिसॉल्व करता है। और ये सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आगे आने वाले हर रिलेशनशिप के लिए है, कि जहाँ आप किसी ऐसे इवेंट पे जाके खड़े होते हो जिनसे आपकी दोस्ती नहीं है या जिनसे आपका अच्छे टर्म्स पे नहीं हो, सामने वाले को ये सिग्नल जाता है कि आपने अपने ईगो छोड़ के आप उनके पास आए हो, उनके स्पेसिफिक मोमेंट पे आए हो, उनके स्पेशल मोमेंट पे आए हो, तो सामने वाला भी बॉन्ड बनाने की वापस से कोशिश करता है। और थर्ड थिंग, एक सीधी बात, दिल से डायलॉग। आप सामने से ऐसे भी बात कर सकते हो कि ठीक है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चलो फिर से इस रिलेशनशिप को वापस शुरुआत करते हैं क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आप अपने ईगो को साइड रख के आप वापस से वो रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, तो आई थिंक यू कैन मेक अगेन अ ग्रेट रिलेशनशिप। बट उसके लिए आपको करना है बिना ताना मारे, बिना किसी टॉन्टिंग के, बिल्कुल दिल से बात। I agree. I think that takes a lot of courage to do that. But once you take this first step, तो आगे की पिक्चर क्लियर होने लगती है, रास्ता आसान लगने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, जैसे आपने बोला। एक फाइनल क्वेश्चन, अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए और सामने वाला कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो इसमें क्या करा जाए? एग्जैक्टली देविका, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं देते, कई बार लोग अंदर से खुद इतने दुखी होते हैं या लोग इमोशंस को अपने समझ नहीं पाते, तो लोग बिल्कुल इमोशनली डेड हो जाते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता कि सामने कैसे रिएक्ट किया जाए। और सामने वाले, तो उसमें आपको करना है, आप अपने बिहेवियर को ग्रेसफुल रखो, रिस्पेक्टफुल रखो, अपनी नीयत साफ रखो, अपने तरफ से न्यूट्रल रहो, क्योंकि वो आपका अपना पीस है। ओवर द टाइम उनमें गिल्ट और सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप आता है। बी द बिगर पर्सन बट विदाउट ओवर सेक्रीफाइसिंग योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को
ओवर सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहे हो जब सामने वाले से रिस्पॉन्स ना। आज का जो एपिसोड था वो हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिकली था, जहां हम इमोशनल वेलनेस के बारे में बात कर रहे हों और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता जो कि है सास और बहू का। आई थिंक वो एक रिजॉल्व हो जाए ना तो आपकी लाइफ अल्टीमेटली बहुत ही बेटर होने लगती है। ये आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आर व्यूअर्स जिन्होंने हमें पर्सनली डीएम किया, अगर आपको हमारे पॉइंट्स, हमारे रेजोल्यूशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मैसेज करके हमें ज़रूर बताइएगा और इनको अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग एक्चुअली एक रेजोल्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं। फॉलो अस फॉर मोर सच एडवाइसेस और प्लीज़ और अपने क्वेश्चंस भेजना हमें डीएम करना नहीं भूलिएगा। और आज फर्स्ट डे ऑफ सावन में हम शूटिंग कर रहे हैं, तो मैं सबको उन शिव भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर हर महादेव, जय महाकाल।